नमस्कार। ऊट पटांग की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। शाम के 6 बज रहे थे। बत्तू भैया का कॉल देखकर सोच ही रही थी कि उठाऊं या ना उठाऊं कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा अपनी कर्ण स्पर्शी मुस्कान लिए बत्तू भैया सामने खड़े थे। अब तो कोई रास्ता नहीं था। आइए आइए, आप ही को फोन लगा रहा था, उन्होंने मोबाइल दिखाते हुए कहा। फिर सोचा आपसे कैसी औपचारिकता, चलकर देख ही लेता हूं। भैया तो अभी आए नहीं होंगे। कहते कहते वो सोफे पर बैठ चुके थे। अब तो गए 3-4 घंटे, डिनर भी। सोचते हुए मैंने कहा, हाँ अभी तो नहीं आए, आजकल थोड़ा लेट ही आते हैं। अरे तो हम कौन सा जल्दी में हैं, चाय वाय पीते पीते आ ही जाएंगे। चाय चढ़ाते हुए मैं सोच ही रही थी कि आज पता नहीं क्या नया ताजा लेकर आए हैं कि बत्तू भैया ने वहीं से बैठे बैठे कहा, क्या बताऊं भाभी, मैं तो ऐसा फंसा इस बार कि पूछिए मत। अच्छा आप गेस करिए कि मैं इतने दिन कहाँ था। और बिना मेरे जवाब का इंतजार किए उन्होंने कहा, भाभी आप सोच ही नहीं सकती हैं कि इस बार मैं कहाँ फंस गया था। इतना प्रेशर था मेरे ऊपर, इतना बड़ा इवेंट। अरे वही अपने अनंत की शादी का। अनंत? कौन अनंत? मैं मनी मन सोचने लगी कि बत्तू भैया ने आगे कहा, अरे भाभी, देश दुनिया ने तो वो देखा जो मीडिया ने उन्हें दिखाया, पर इतने बड़े इवेंट की दिशा दशा बदलना आसान नहीं था। अच्छा, तो इस बार का मुद्दा अंबानी की शादी है। बत्तू भैया की यही खासियत है, एक बार वो शुरू हो जाते हैं तो फिर खुद ही वादी और खुद ही प्रतिवादी। और खास बात यह कि उनकी बातें सुनते समय आपको कुछ उत्तर नहीं देना होता। अगर आप कुछ काम भी करते रहिए, उसका वो बुरा भी नहीं मानते। बस अपनी दूरी के अनुसार उनका वॉल्यूम कम ज्यादा होता रहता है। मैं उन्हें सालों से जानती हूं, इसलिए मैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। लेकिन अंबानी की शादी में दिशा और दशा बदलने की बात पर मेरा ध्यान चला ही गया। मैंने चाय लाकर टेबल पर रखी, पर मुझे अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बत्तू भैया ने बिस्किट चाय में डुबाते हुए इधर उधर देखा और थोड़ा धीरे से बोले, मंत्री जी ने फंसा दिया। बोले, अब ये काम तुम ही कर सकते हो। भाभी आप विश्वास नहीं करेंगी, मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मुझे माफ करिए, मुझसे ये नहीं होगा। मंत्री जी भाभी जी के साथ घर आए थे। अब भाभी जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आप इनकार मत करिए, मुकेश भाई को आप ही समझा सकते हैं। आपकी बात तो नीता जी भी मानती हैं। भैया इनकी कुर्सी तो जाएगी ही, कहीं कोई जांच वांच के बहाने। अरे भाभी कैसी बात करती हैं, मेरे रहते हुए आप चिंता मत करिए। अब आपकी बात मैं टाल नहीं सकता। प्लेन में अकेले मैं और मंत्री जी गए थे। प्लेन में ही मैंने पूछा, अगर विपक्ष को पता चल गया तो? अरे इस मुद्दे पर तो सभी एक हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष। कैरियर का सवाल है, जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। सभी की मेहनत बेकार होगी। भाभी जी बात भी सही थी। आम आदमी की नौकरी छूट जाए तो दूसरी जगह कर लेगा, कोई काम धंधा कर लेगा, लेकिन अगर नेता बेरोजगार हो जाए तो वो बेचारे तो कहीं के नहीं रहेंगे। खैर, आपको तो पता है 5,000 करोड़ खर्च हुए हैं। 1,000-2,000 करोड़ और भी खर्च हो जाते तो क्या ही फर्क पड़ता। मैंने जाकर मुकेश भाई से हाथ जोड़े, भाई बस आप एक कार्यक्रम बदल दीजिए, आप जो कहेंगे सब होगा।
पर मुकेश भाई तो टस से मस ना हुए। फिर तो बस एक ही उम्मीद थी, नीता भाभी। उनके सामने जाकर मैंने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उनसे कहा, भाभी, मैं जानता हूं आप लोगों की भावनाएं मैं आहत कर रहा हूं, पर इससे बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और मैं जानता हूं कि ऐसे शुभ अवसर पर आप किसी को आहत नहीं करना चाहेंगी। बाकी आप जिसको कहेंगी मैं सबको लाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। पर भाभी, आप जानती हैं, ये मंत्री जी यहां से तो प्लेन में साथ गए और वहां मुझे छोड़कर भाग गए। अंदर मैं अकेले ही गया, सब मेरे ऊपर अकेले छोड़ दिया इन्होंने। सारी बात मैंने अकेले ही मैनेज की। नीता भाभी ने बड़ी मुश्किल से मुकेश भैया को समझाया। हमने भी वादा किया, जिसको जिसको आपने बोला है सब शादी में आएंगे, पक्ष विपक्ष आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बाद में आकर हम मंत्री जी को खूब सुनाए। बताइए, हमसे कहे थे कि शादी में सभी देशवासियों को 1-1 करोड़ देने वाले हैं। वहां जाकर पता चला जियो सिम वालों को तो 2-2 करोड़ मुकेश जी देने वाले थे। 2 करोड़ का तो हमने भी अपना नुकसान करवाया ना। लेकिन सरकार के मतलब देश के हित के लिए तो ये छोटा मोटा त्याग करना ही पड़ता है। अब सबके अकाउंट में 1-1 करोड़ आ जाता तो गरीबी तो खत्म हो जाती। चुनाव का मुद्दा कहां से आता? योजनाओं का क्या होता? गरीबों के लिए आए राशन का क्या होता? गरीबों के लिए बने घरों का क्या होता? लाडली बहना, उज्ज्वला योजना, ना जाने और कौन कौन सी योजनाएं सब बंद हो जाती। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। अपने देश की तो छोड़ो, दूसरे देशों में भी न जाने कितने लोग छोटे मोटे कामों के लिए जाते हैं, वहां भी असर पड़ जाता। 1 करोड़ मिलने के बाद कौन जाता, भाभी बताइए? यही सब सोचकर जब तक सब हो नहीं गया, अनंत राधिका हनीमून पर नहीं चले गए, मैं वहीं बना रहा। मुकेश भाई का क्या ठिकाना? 1,500-2 हजार करोड़ की ही तो बात है। कहीं विदाई में मेहमानों के जाते समय गिफ्ट देते समय फिर ना मन बदल जाए, देश के लोगों का भी ध्यान आ जाए। डिजिटल मामला वैसे ही है, पता चले मिनटों में सब करोड़पति हो गए। पर भाभी, सच बताऊं, वहां से आते समय मैंने सोचा कहीं जिन्हें 1-2 करोड़ मिलने वाले थे उनका श्राप न लग जाए मुझे। इसीलिए पहले बनारस जाकर गंगा स्नान किया, फिर ही आपके पास आया हूं। वैसे तो बत्तू भैया की बातों को मैं क्या कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, पर इस बार उनकी बातें सुनते सुनते पल भर के लिए मेरे मन में भी आ गया कि 3 जियो सिम तो मेरे घर में भी हैं। 6 करोड़ का नुकसान। हे भगवान, ये बत्तू भैया भी ना, मैं भी कहाँ इनकी लंतरानी के चक्कर में पड़ गई। 142 करोड़ को 1-2 करोड़, हे भगवान, फेंकने से पहले जरा बुरा भाग तो कर लेते। तो कैसी लगी आपको बत्तू भैया की उटपटांग बातें? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उनकी ऐसी ही लंतरानी को सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।